Hello and good morning to all of you, and once again welcome to our ninth class online session. We will continue our chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. हिटलर के बारे में हम पढ़ रहे थे। दोबारा से जर्मनी चलते हैं हम, और जर्मनी के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी वीक हो गया था, हार गया था, और उसके बाद में उसकी कंडीशन बहुत पुअर हो गई थी। ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन भी आई थी उनके ऊपर, और उसके बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए उसमें, और बाद में हिटलर कैसे एक पॉपुलर लीडर या स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सबके सामने आया, मसीहा बन करके, और उसने कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर बनने का पोजीशन प्राप्त करी। चलो आज पढ़ते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन, किस तरह से जर्मनी को उसने रिकंस्ट्रक्ट किया। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hilmar Sachet, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. हिटलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो इकोनॉमी को रिकवर करेगा, और उसके इकोनॉमिक्स का नाम था हिजलमर सैचेट। उसका भी एम ये था कि फुल प्रोडक्शन करें, फुल एम्प्लॉयमेंट दें और स्टेट फंड करें वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू। दिस प्रोजेक्ट इसमें स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉल्क्सवैगन। तो ये प्रोजेक्ट ने प्रोड्यूस किया था कि फेमस जर्मन सुपर हाईवे का प्रोजेक्ट शुरू किया था, और सबके लिए वॉल्क्सवैगन कार के लिए एक सपना दिखाया था सबको। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, द पोस्टर अनाउंसेस योर्स वॉल्क्सवैगन। सच पोस्टर सजेस्टेड दैट ओइंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स। इस पोस्टर ने ये सबको सजेस्ट कर रहा है कि अपनी कार होना एक लंबा सपना नहीं है, और सबके पास में अपनी कार होगी। तो ऐसा सपना हिटलर सबको दिखा रहा था कि हम एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी को बनाएंगे दोबारा, और सबके पास में मतलब सब लोग अमीर होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, और सबके पास में कार होगी। In foreign policy, also Hitler acquired quick success. Foreign policy में हिटलर को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, एकदम तेजी से सक्सेस मिली। He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria-Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, and One Leader." उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा जल्दी से सक्सेसफुल होने लगी, और उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया 1933 में, और उसने दोबारा से रिहाइनलैंड पे कब्जा कर लिया 1936 में, और उसने ऑस्ट्रिया जर्मनी को भी अपने अंडर में ले लिया 1938 में। उसने स्लोगन सबको कहा कि वन पीपल, वन एम्पायर और वन लीडर होना चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए, एक ही एम्पायर होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. उसके बाद में ये वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया की तरफ बढ़ा, और उसने धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी अपना इफेक्ट लगाना चालू कर दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. This quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. तो ये जो था, in all of this he had the unspoken support. इन सब चीज़ों में उसके पास में इंग्लैंड का मतलब बिना बोले ही सपोर्ट था, यानी इंग्लैंड पीछे से किसी के सामने खुलकर नहीं आ रहा था और किसी को बोल नहीं रहा था, लेकिन सपोर्ट था। वो किसी भी एक्शन पे वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। और विच हैड कंसिडर द वर्सलिस वर्डिक्ट टू हार्श, और वो ये महसूस कर रहा था कि जो वर्सलिस में हुआ था ट्रीटी, इस वजह से इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था, तो इसलिए उसको अपना विक्टिम मान रहा था। इस वजह से वो जर्मनी का साथ दे रहा था, लेकिन उसे कोई विरोध नहीं कर रहा था। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ कंट्री। और ये एकदम तेजी से उसे सक्सेस मिल रही थी हर जगह से, घर में भी और बाहर भी। तो उसने अपनी किस्मत, जो अपनी कंट्री की किस्मत थी, उसको बदल दी।
हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहाँ पर ही नहीं रुका. सैचेट had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on defects financing. Courteous people, however, had no place in Nazi Germany. हिटलर यहीं पर नहीं स्टॉप हुआ. उसका सैचेट जो था इकोनॉमिक्स, उसने उसको एडवाइस दिया कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए ह्यूजली रियरमेंटमेंट में, यानी जो कंट्री के अंदर सुधार करने के लिए. उसने स्टेट के अंदर अभी भी जो डिफेक्टिव लोग थे, जो जिनके पास पैसा नहीं था, कॉजेस पीपल्स थे, जो बीमार थे, और ये जो भी दूसरे जिनका कोई योगदान नहीं था नाजी जर्मनी में, उनको वो चाहता नहीं था. तो वो कहता था कि इनके कोई प्लेस नहीं होना चाहिए, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए. सैचेट हैड टू लीव, और सैचेट चाहता था कि उन सबको लीव कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए. हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग. हिटलर ने इसके लिए लड़ाई को चुना कि जो भी नाजीजों को पसंद नहीं करेगा, यानी जो उनका साथ नहीं देगा, उसे लड़ाई करके हम बाहर कर देंगे. इस मैप में देखिए, आपको दिख रहा है किस तरह से जर्मनी कहां पर है और किस तरह से इसकी पावर्स आगे बढ़ रही हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्सेज वर टू बी एक्युमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. इकोनॉमिक क्राइसिस चारों तरफ था और रिसोर्सेज वर टू बी एक्युमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे थे लोग, और वो सिर्फ कैसे हो सकता था कि दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया जाए. तो ये वर्ल्ड वार का एक मेन रीजन भी था, आपने पहले भी पढ़ा था उसको. इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को अपने अंडर में ले लिया. दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. इस वजह से उसका फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ाई चालू हो गया. इन सितंबर 1940 अ ट्रिपेटाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी. और 1940 में सितंबर उसका जर्मनी से ट्रिपेटाइट पैक्ट पर साइन करना पड़ा उसे, जर्मनी, इटली और जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर. तो इस ट्रिपेटाइट पैक्ट के थ्रू जर्मनी, इटली और जापान ने हिटलर की जो स्ट्रेंथ थी उसको अपने लीडर मान लिया, और इसके अंडर में वो फाइट करने लग गए और उसको इंटरनेशनल पावर मान लिया. ट्रूपर regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. लोग उसके साथ मिलने लग गए, नाजी सपोर्टिव्स उसके साथ जुड़ने लग गए. वर इंस्टॉल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और बहुत बड़े पार्ट पर यूरोप के वो कब्जा करने की कोशिश करने लगे. बाय द एंड ऑफ द 1940 हिटलर वाज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर. 1940 में हिटलर अपनी पावर के सबसे ऊंचे स्तर पर था, यानी सबसे, जो उसकी कहते हैं कभी कभी हमारा लक बहुत अच्छा चलता है, तो हिटलर का लक उस समय तक बहुत ही अच्छा चल रहा था. वो जो चाह रहा था उसको मिल रहा था उसको. हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कनकोरिंग ईस्टर्न यूरोप. हिटलर अब अपने लंबे एम की तरफ बढ़ने लगा कि वो ईस्टर्न यूरोप को जीतना चाहता था. ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेसेस फॉर जर्मन. वो चाहता था कि जो जर्मन लोग हैं उनको फूड सप्लाई रेगुलर मिले, उनको स्पेस मिले रहने के लिए. ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941. उसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया 1941 में, जून में. इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज. तो इस तरह से उसने अटैक करने से क्या हो गया उसका, कि उसने एक्सपोज कर दिया जर्मन का वेस्टर्न फ्रंट, जो ब्रिटिश के लिए एरियल बॉम्बिंग करने के लिए इजी हो गया, और ईस्टर्न फ्रंट सोवियत आर्मीज के लिए भी इजी हो गया. द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड. सोवियत रेड आर्मी ने बुरी तरह से इसको हराया, और इसकी ह्यूमिलेटिंग डिफीट को, इसको बुरी तरह से मान्यता का जिसने बहुत नाश किया था, तो जर्मनी को स्टालिनग्राड में हरा दिया. आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers. और इसके बाद में जो सोवियत रेड आर्मी थी वो लगातार जर्मन सोल्जर्स को हराती गई, और उसके हर्ट पे, जैसे कि बर्लिन को हर्ट मानते हैं, तो बर्लिन तक पहुंच गई वो, और स्टैब्लिश सोवियत हेजेमोनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप, और उसने सोवियत हेजेमोनी को
पूरे एंटायर यूरोप पर, ईस्टर्न यूरोप पर उसका इफेक्ट बता दिया फॉर अ हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर, और हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर उसके बाद में मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्विंग इन द वॉर। इस बीच यूएसए बिल्कुल चुपचाप था, वो इस वॉर में शामिल नहीं हो रहा था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। वो ये चाहता था कि उसको दोबारा से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, जैसे कि वो डिप्रेशन में आया था, ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव में आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड में, उसको ये सब कारण महसूस हुआ था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन इन सब कारणों से भी वो इस बड़े वर्ल्ड वॉर से दूर नहीं रह सका। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान चाहता था कि ईस्ट में अपनी पावर को बढ़ाए। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना को कब्जे में कर लिया था और उसका प्लान था कि यूएसए पे यूएसए का नेवल बेस है उस पर वो पैसिफिक ओशन में है जो, उस पर वो अटैक करना चाहता था। तो इस पे भी एक बड़ी पिक्चर बनी है पर्ल हार्बर, और बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको हॉलीवुड की फिल्म है, आपको चांस मिले तो उसको देखना। इसमें बहुत सारी अच्छी सिचुएशन को बता रखा है, 2 पायलट्स के बारे में स्टोरी है, ये अमेरिकन पायलट्स हैं, किस तरह से उन्होंने जो न्यूक्लियर पावर अटैक किया था उसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी है। तो बहुत सारी चीजें हम अगर पिक्चर से देखते हैं तो पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आता है, हमें रीडिंग से थोड़ा कम समझ में आता है। When Japan extended its support to Hitler, जब जापान अपना सपोर्ट हिटलर को दे रहा था बहुत ज्यादा, bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War, और उसने यूएस के बेस पर पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। इस अटैक के बाद में यूएस चुप नहीं रह सका और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना चालू कर दिया। उसने भी अपने आर्मीज को भेज दिया अटैक करने के लिए। The war ended in May 1945 with Hitler defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. ये वॉर खत्म हुआ 1945 में हिटलर को हरा करके, और यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा पे जापान के अंदर। From this brief account of what happened in the Second World War, we know return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. इस ब्रीफ अकाउंट के बाद में ये जो छोटी सी मतलब हमने जो घटना पढ़ी है, सारी घटना को विस्तार से पढ़ा है, थोड़ा सा हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वॉर के बाद में जो घटना घटी थी जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि हेलमत के फादर क्या सोच रहे थे, तो ये सब उसी की घटना है। हारने के बाद में सब सिचुएशन क्रिएट हुई थी और नाजी ने कितना क्रिमिनलिटी फैलाया था, यानी आतंकवाद फैलाया था पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये सब हमने पढ़ा। Let's see some questions. Question is, what was Hazelmer Sachet? What was his theory regarding the economic recovery? He was great economist who was given the responsibility by Hitler for economic recovery. ये एक ग्रेट इकोनॉमिक्स था और हिटलर ने इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा था कि इकोनॉमिक रिकवरी करनी है जर्मनी की। ही यूज द फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उसने इस चीज को बढ़ाने के लिए उसने बोला कि फुल प्रोडक्शन होना चाहिए, खूब इंडस्ट्री लगाओ, खूब प्रोडक्शन करो, फुल एम्प्लॉयमेंट दो, और उसकी थ्योरी में ये था कि स्टेट से फंडिंग करके वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चालू किया जाए। जैसा कि हम कह सकते हैं नरेगा प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, और छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं हम हिंदी में, तो उनको आगे बढ़ाना, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेम एनी 4 कंट्रीज विच वर occupied or attacked by Germany between 1936 to 1945. तो अभी हमने पढ़ा था रिहाइनलैंड, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, पोलैंड, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द ट्रिपार्टिट पैक्ट साइंड, व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस? ट्रिपार्टिट पैक्ट क्या था? इट वाज साइंड इन 1940 बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अभी हमने पढ़ा था कि 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने आपस में साइन किया था। इट स्ट्रेंथेंड हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। उसने हिटलर को एक इंटरनेशनल पावर घोषित करने में मदद करी और सब लोगों ने सपोर्ट किया उसको। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय दिस वीडियो। आई होप ऑल आर हैप्पी एट योर होम एंड हेल्दी एंड यू आर मेकिंग योर नोट्स टाइमली। एंड अगेन आई suggest you must be practice
मोस्टली राइटिंग योर आंसर्स। जितना हो सके आप लिखेंगे आंसर्स को और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा। 10th में स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा, 9th में भी स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिकल चीज पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सिर्फ लर्निंग पे ही ध्यान मत दीजिए, साथ साथ में नोट बना करके पढ़ाई करिए। सो गॉड ब्लेस यू एंड बाय।